हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज हम पीटी 365 का दूसरा टॉपिक, जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी के नाम से जा रहे हैं, उसके टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगेन विदाउट डिले टॉपिक पे हम लोग तुरंत से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में क्या न्यूज़ है, इस मैगजीन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की है। तो मैंने जब एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें मुझे ये बात जानने को मिली कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा वाइडेंड नहीं हुआ है। इतना है कि हम इसको ईजिएस्ट वे में अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट आरबीआई की तरफ से पब्लिश की गई थी। तो अगेन हम कंटेक्स्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम टोटल फोकस करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। कहाँ से आता है ये करंट अकाउंट डेफिसिट टर्म? तो इसको जानने से पहले हमें एक कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जो आपकी बुक में मेंशन है। उस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला नाम आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। आई होप कि स्टैटिक में आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ लिया होगा। बस एक बेसिक सी डिफिनेशन मैं देके आगे बढ़ूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री के द्वारा किए गए टोटल इंपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट का लेखा जोखा है। भैया हमने कितना दूसरी कंट्रीज को ट्रांसफर किया और कितना दूसरी कंट्रीज से हमने इंपोर्ट किया, उसका जो लेखा जोखा जहां पर होता है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। इसके दो अकाउंट होते हैं, पहला होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी इसके हम थोड़ा और इंटरनल जाएंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि करंट अकाउंट जो होता है वो इस चीज को मेंशन करता है कि इसके अंदर किए गए जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। सिंपल सा लॉजिक है कि करंट अकाउंट में किसी भी तरीके की लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होती है। वेयर एज कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी इंक्रीज होती है। लायबिलिटी इसके अंदर होती है। मतलब क्या है इन दोनों का, लायबिलिटी ना होना, लायबिलिटी होना। ध्यान रखिएगा, जैसे कभी हमने कोई सामान किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया, तो हमने जैसे तेल वहां से इंपोर्ट किया, तो तेल इंपोर्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका पेमेंट कर देंगे। सिंपल इज दैट, हम उसका पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट किया, तेल मंगा लिया, काम खत्म। कोई फ्यूचर में लायबिलिटी मेरी क्रिएट हुई? ऑब्वियस नॉट। तो बस यही है कि जो करंट अकाउंट में हर वो ट्रांजैक्शन आते हैं जिसके ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं होती है, फ्यूचर में हमें कोई जवाब नहीं देना है। कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं होता। कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है, अभी जब हम कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तब इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट के ऊपर फिर से स्विच करते हैं। तो करंट अकाउंट के बारे में कुछ और बेसिक बातें, जैसे करंट अकाउंट जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। अब विजिबल इनविजिबल का मतलब क्या है? विजिबल हर उस ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बोला जाएगा जो कि हमको दिखती हो और जिसको हम लोग टच भी कर सकते हो, लाइक तेल, कार, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, गोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी चीजें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल गुड्स हैं। और दूसरा क्या होता है, इनविजिबल। अब इनविजिबल का मतलब क्या, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन ऐसी चीजों का कर रहे हैं जो कि हमको दिख नहीं रही है, इनविजिबल है। लाइक अब जैसे यहां पे बीपीओ वाले होते हैं, जो कॉल सेंटर होते हैं, वो यहां पर बैठकर अमेरिका की कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या वो सर्विसेज हमको दिखाई दे रही है? लेकिन हम सर्विस का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी की कोई इनकम है, जैसे हम किसी एक कंट्री ने, इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री को लोन दिया हुआ था। अब उस लोन के ऊपर दिया है, तो लोन के ऊपर जब जाहिर सी बात है, लब चैरिटी में तो दे नहीं रहे, वो भी करते हैं, लेकिन हमने जो लोन दिया हुआ है, लोन के ऊपर जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी तो हमारा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इनकम जो जनरेट हो रही है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि हमने एग्जैक्टली क्या किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है। ये सब चीजें मिल रही होंगी। उसके बाद तीसरी चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये वन वे ट्रांजैक्शन है। मतलब कि कोई कंट्री है, किसी ने हमको दे दिया तो वो मेरे लिए डोनेशन हो गए। जैसे यूएस ने हमको कुछ पैसा अमाउंट में दे दिया तो वो हमारे लिए डोनेशन हो गए। इसी तरीके से हमारे लोग इंडियन जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और दूसरी कंट्री से जाने के बाद वहां से बहुत सारा पैसा इंडिया में भेजते हैं, तो उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो जो चाहे रेमिटेंस हो जाए, चाहे डोनेशन आ जाए, चाहे गिफ्ट हो, चाहे इंटरेस्ट पेमेंट हो, चाहे सर्विसेज हो, ये सब इनविजिबल है।
हम सर्विसेज तो दे रहे हैं लेकिन रियल में कोई फिजिकल चीजों का इंटरचेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से उसको हम लोग इनविजिबल बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, जब हम चीजों को खरीदते या बेचते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं और चीजें हमको दिखाई देती है, फिजिकली चीजें ट्रांसफर हो रही होती है, तो उसको हम लोग विजिबल वाला बोलते हैं। और ये दोनों किसके पार्ट हैं, आपके करंट अकाउंट के पार्ट हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम विजिबल की बात करते हैं तो जब ये देखा जाए कि कितने गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया है और कितने गुड्स को हमने इंपोर्ट किया है, तो उसका डेटा एक अलग तरीके के अकाउंट में या एक अलग तरीके से लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि हमने कितना सामान, कितना गुड्स, फिजिकल गुड्स को एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट हमारा कम होता है तो क्या होता है, जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब मंगा चीजों को ज्यादा रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। और इसी के वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम चीजों को ज्यादा बाहर भेज रहे हैं और कम चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है विजिबल के लिए, और इनविजिबल के लिए भी एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अगेन इसमें भी सब सारे कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं जो कि इसमें लग रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट में किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं होती है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट के बारे में। क्या होता है ये कैपिटल अकाउंट? अगेन कैपिटल अकाउंट के बारे में जो बेसिक फैक्ट हमने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो अकाउंट होता है कि जिसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है। क्या होता है, इसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब कि हमने कोई चीज ली है, फ्यूचर में उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब जैसे इसके तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर योर नोट्स बताए गए हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी भारत में अगर किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट आने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। दूसरे तरीके का होता है लोन। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी से लोन लिया, किसी दूसरी कंट्री से, तो लोन लेके पैसा तो हमें मिल गया, लेकिन फ्यूचर में हमें उसको चुकाना भी तो है, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग क्या होती है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा, लेकिन अगर इन सब चीजों के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको बता दी जाएगी। और तीसरा तरीका होता है एनआरआई। बहुत ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा कि ऐसे बैंक अकाउंट जो कि एनआरआई के द्वारा ओपन कराए गए हैं, ऐसे बैंक अकाउंट जो कि एनआरआई के द्वारा ओपन कराए गए हैं, उनको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, बिकॉज ये एक तरीके की लायबिलिटी क्रिएट होती है। अब यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि एनआरआई अकाउंट होते क्या हैं और कितने तरीके के होते हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एफडीआई और एफआईआई। ठीक है, तो व्हाट डज एफडीआई एंड एफआईआई मींस? एफडीआई और एफआईआई का मतलब क्या है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान रखिएगा, बेसिक सा हम डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मैं लिखता हूं एफडीआई को और एक तरफ लिखूंगा एफआईआई को। सबसे पहले बेसिक फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम एफडीआई के बारे में बात करेंगे। एफडीआई जब किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा स्टेक होल्डिंग ली जाती है तो उसको हम लोग एफडीआई से डिनोट कर देते हैं। जनरली एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि काफी ज्यादा समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो सबसे बेनिफिशियल पार्ट है वो ये है कि जब एफडीआई किसी भी कंपनी में किया जाता है तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी वो इंस्टीट्यूशन जो कि कर रही है टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। टेक्निकल सपोर्ट भी इसमें एफडीआई के थ्रू आता है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बातें ये 3 मैंने लिखी, सबको पता है, जो बात नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा। इसमें किसी भी तरह की नो पेड अप कैपिटल होती है, मतलब कि पेड अप कैपिटल पर कोई भी लिमिट इसके अंदर नहीं है। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है?
देखिए, पेड अप कैपिटल होती है जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है तो कितना परसेंट वो अपने शेयर को अपने कस्टमर को देगी, उस पर्टिकुलर शेयर जितना वो दे रही है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट की कितना वो पेड अप करना चाह रही है, उसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। इसको इजीएस्ट लैंग्वेज में, सपोज दैट कोई एक कंपनी है जिसके पास 100% स्टेक होल्डिंग है, ठीक है, तो अब इसने सोचा कि ये 100% में से 60% स्टेक मैं अभी अपने पास रखता हूं और 40% को मैं मार्केट में भेजे दे रहा हूं। अब ये जो 40% पैसा कौन देगा, ये जब सेल आउट के शेयर मार्केट में आएगा तो ये वाला जो पैसा होगा ये कस्टमर इनसे खरीदेंगे। तो जो कस्टमर इनसे इस 40% के अमाउंट को लेके शेयर 40% अपने पास आ जाएंगे। अब मल्टीपल कस्टमर आएंगे 40% शेयर को खरीदने के लिए, तो बोला यह जाता है कि 40% का मैक्सिमम कितना एफडीआई के थ्रू एक्वायर कर सकती है कोई भी कंपनी, तो यहां पर कोई लिमिट नहीं है। 40% का शेयर है, कोई भी खरीदना चाहता है, पूरा खरीदना चाहे पूरा खरीद सकता है एफडीआई के थ्रू, लेकिन एफआईआई के थ्रू ऐसा नहीं है। एफआईआई में यहां पर एक लिमिट है जिसको हम लोग बोलते हैं 24%। इट मीन्स कि मान लीजिए कि 40%, मान लीजिए किसी का 40% का जो 24% होगा, यहां पे 40 का 24% नहीं है, 40% आपको 100% में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका 24% होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि किसी कंपनी के 100 शेयर थे जिसमें से 60 शेयर उसने अपने पास रखे और 40 शेयर मार्केट में रख दिए, तो 40 शेयर का 24% कितना होगा ये चीज मेंशन होगी, वो उसकी टोटल पेड अप कैपिटल होती है। तो टोटल पेड अप कैपिटल में कोई लिमिट एफडीआई में नहीं है, लेकिन एफआईआई में ये लिमिट 24% मेंशन की जाती है। तो अगर मैं थोड़ी जल्दी से इसको समराइज करने की कोशिश करूं, एफडीआई का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें 10% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, कंपनी का 10% ज्यादा स्टेक होल्डिंग मिल जाती है, उसको एफडीआई बोलते हैं। ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा होता है और इसमें पेड अप कैपिटल की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एफआईआई की। एफआईआई में जानने की ध्यान रखिएगा, अगेन यहां पर जब 10% से कम का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो एफआईआई होता है। जनरली ये शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलती है, जाहिर सी बात है जब शॉर्ट टर्म है तो टेक्निकल सपोर्ट क्या मिलेगी। और ध्यान रखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें टोटल पेड अप कैपिटल का 24% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी का जो 76% रहेगा वो डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है। और एक चीज और जो कि आपकी एफआईआई से रिलेटेड होती है, एफआईआई को कभी कभी जो इनके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट होता है उसको हॉट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। जो एफआईआई के थ्रू किया गया इन्वेस्टमेंट होता है उसको हॉट मनी कभी कभी बोला जाता है। हॉट मनी का मतलब क्या होता है, ये इजिली मार्केट में इंटर भी कर सकते हैं और इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से जनरली अक्सर देखा होगा जब मार्केट में कभी इफ एंड बट होता है तो बहुत सारा अमाउंट एकदम से शेयर मार्केट से या मार्केट से वापस बाहर चला है, लाखों करोड़ों रुपए एकदम से चले आते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। इसी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज या इकोनॉमीज होती है वो फोकस करती हैं कि हम हमारी कंट्री में एफडीआई कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से एनरोल होना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चला होगा। आगे तो इसके बारे में ये है एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस। अब हम दूसरी चीजों के बारे में देखते हैं क्या था दूसरे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोन के बारे में। जैसे हमने बताया था कि लोन का भी प्रोसेस है। लोन में जो गवर्नमेंट लोन लेती या देती है वो उसकी बात हो रही। एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग ये टर्म है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग, आई होप कि कुछ चीजें आप लोगों को पता हो कि एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग को होता क्या है। ये इस तरीके के लोन होते हैं जो कि इंडिया में दिए जाते हैं लेकिन नॉन रेसिडेंशियल लेंडर्स से दिए जाते हैं और वो फॉरेन करेंसी में भी होंगे। पता नहीं ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन इसको मैं ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इंडिया में जब फॉरेन लेंडर के साथ, कहां? इंडिया में जब फॉरेन लेंडर के साथ इंडियन बोरोवर को फॉरेन करेंसी में जब लोन दिया जाता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, इंडिया में, कहां? इंडिया में जब इंडियन बोरोवर को फॉरेन लेंडर के साथ, ध्यान रखिएगा फॉरेन लेंडर नॉन रेसिडेंशियल है,
यहां पर वो रहते नहीं है, नॉन रेसिडेंशियल है। इंडिया में इंडियन बोरोवर को नॉन रेसिडेंशियल जो फॉरेन लेंडर होते हैं, जब वो फॉरेन करेंसी में जब लोन देते हैं, उधार देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। और एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग के भी कुछ होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक लोन, वो भी एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग होता है। फिक्स्ड रेट बॉन्ड, जैसे कि फिक्स्ड रेट बॉन्ड, ये सब एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग के। तो अगेन समराइज कर दूं कि जब इंडिया में इंडियन बोरोवर को नॉन रेसिडेंशियल फॉरेन लेंडर फॉरेन करेंसी में, ध्यान रखिएगा, फॉरेन करेंसी में जब लोन देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपको। उसके बाद तीसरा जो इसमें टर्म आता है वो आता है बैंक की एनआरआई। ये भी हमारा करंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एनआरआई जब कोई भी अकाउंट खोलता है और उसमें किए गए जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो जनरली कैपिटल अकाउंट में एज्यूम किए जाते हैं। अब कितने तरीके के एनआरआई अकाउंट होते हैं, ये होते हैं 3 तरीके के। 3 टाइप ऑफ एनआरआई अकाउंट होते हैं। पहला होता है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, दूसरा होता है नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, और तीसरा आपका हो जाता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट, ये 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, और इसमें किया गया जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में एज्यूम कर रहे होते हैं। आई होप कि यहां पर कुछ क्लासिफिकेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार बस छोटा सा ग्लिप्स लेके शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट कर दूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में न्यूज आई है कि हमको घबराने की जरूरत नहीं, अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नॉर्मल पोजीशन पे। करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होता है उसको समझने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जिस पर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कैपिटल अकाउंट पे लायबिलिटी क्रिएट होती है। करंट अकाउंट के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल वो होते हैं जिसको हम छू या टच या देख सकें, इनविजिबल वो होते हैं कि ट्रांसफर हो तो रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो विजिबल के लिए जब हम देखते हैं इंपोर्ट हो ज्यादा हुआ या एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल के लिए देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इसी तरीके से इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, करंट अकाउंट बनता है। अब करंट अकाउंट ध्यान रखिएगा, अगर हम इन दोनों चीजों को मिला लें तो जब अगर हम देखें करंट अकाउंट में कि अगर हमने चीजों को इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इंपोर्ट ज्यादा कि एक्सपोर्ट कम किया है। इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में होगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, इंपोर्ट हमने कम किया है और एक्सपोर्ट हमने ज्यादा किया हुआ, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो निगेटिव रहता है। मतलब कि हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट में मेजॉरिटी ऑफ टाइम रहते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में होता है। जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लग गया था तो उस समय कुछ समय के लिए हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट अकाउंट कुछ समय के लिए हमारा सरप्लस में होता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू आइसोलेटेड क्वार्टर में, कुछ आइसोलेटेड क्वार्टर में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ था। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वाली चीज है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंटेंट होता है वो हमें नियरली, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, वो 0 रहता है। मतलब जितना हम करंट अकाउंट में डेफिसिट में जाते हैं उससे ज्यादा हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में हो जाएगा। मैटर ये होता है कि इन दोनों को बैलेंस करके 0 पे लाना ही जरूरी होता है। जब करंट अकाउंट में डेफिसिट आ जाएगा तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट से चीजें भरपाई कर लेते हैं। लेकिन जब कभी करंट अकाउंट भी डेफिसिट में है, अगर कैड भी डेफिसिट में है और आपका कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट में है, तो उस समय एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइसिस। उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस उसको बोला जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की उसको क्राइसिस बोलते हैं, और ये हम लोग 1991 में फेस कर चुके हैं। 1991 में हमने इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को फेस किया था, और इसी तरह की बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से करंट में पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है। और इसको सोल्यूशन करने के लिए फिर हम कहाँ जाते हैं, हम दूसरे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक,
इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं। और जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है वहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे। ब्रिक्स ने जो एक डेवलप बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वहाँ पर भी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से निपटने के लिए जा सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ आप लोगों को क्लियर होंगी, थोड़ा नहीं काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं इन्होंने, वो कौन कौन से फैक्ट हैं। जैसे ट्रेड डेफिशिएट इन मर्चेंडाइज गुड, हमारा ट्रेड डेफिशिएट कितना है, जैसे कि मैंने बताया था विजिबल वाले में ट्रेड डेफिशिएट हमारा कितना है, 192 बिलियन US डॉलर है। ठीक है। दूसरा क्या है, इंडिया सर्विसेज में हम इस वाले में तो डेफिशिएट में, लेकिन इस वाले में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसको हम लोग भरपाई इससे कर देते हैं। सर्विसेज हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें हम पॉजिटिव हैं, और इस वाले में कहीं ना कहीं हम लोग निगेटिव हो जाते हैं। विजिबल वाले में कितना हमारा सर्विसेज में सरप्लस है, 105 बिलियन। तो यहां पे देखिए 192 ट्रेड में हम लोग डेफिशिएट में हैं, और 105 बिलियन हम लोग किसमें हैं, उसमें सरप्लस में। अगर हम लोग नेट निकालेंगे तो हमारा कितना एक तरीके से बन रहा है, तो अभी भी हमारा कहीं ना कहीं डेफिशिएट ज्यादा है। इसी वजह से अब इसको अगर आप देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इसको देखेंगे तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल हमारा पॉजिटिव है और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला अभी भी ज्यादा रहेगा। तो घटाने के बाद आई थिंक अगर 87 बिलियन डॉलर अभी भी हमारा कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड उसमें रहता है। तो करंट अकाउंट हमारा डेफिशिएट में मेजॉरिटी ऑफ टाइम रहता है। जैसा कि फैक्ट एक मैंने आपको और बताया था कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस है, मतलब कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में ही आता है। और हमारा जनरली करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है वो हमेशा निगेटिव रहता है, लेकिन कुछ क्वार्टर में वो पॉजिटिव भी हो जाता है। अब इसके बाद कुछ फैक्ट इन्होंने दिए थे कि कैड का इम्पैक्ट, कॉज, एफर्ट, रिलेशनशिप क्या है। तो अगेन कैड होना डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी चीज़ों को करने के लिए कैड हमारा रहता है। कैड के थ्रेट क्या है, क्या नुकसान हो सकते हैं कैड से, जैसे कि आपको इसमें दिया हुआ है कि पुल आउट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII ये बाहर भाग जाएंगे। अब कोई FII जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया देख रहा है कि यहाँ का करंट अकाउंट डेफिशिएट नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि होता क्या है कि विजिबल से इनविजिबल में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और जब इसको सेव करना हो तो अब इसमें से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर किसी FII ने हमारे क्या इन्वेस्ट किया है और उसने देखा यार करंट अकाउंट इनका बहुत ज़्यादा डेफिशिएट में, तो होगा क्या कि यहाँ से ये पैसा निकाल के इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मेरा पैसा तो जाएगा फंस, तो एक काम करो, इनका करंट अकाउंट डेफिशिएट के बारे में हम क्यों भरें, चुपके से यहाँ से निकल लो। और आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि जो FII होता है वो हॉट मनी है, ईजिली इंटर भी करती है, ईजिली एग्जिट भी करती है। तो FII तुरंत का तुरंत आउटफ्लो हो जाएगा। तो कैड के होने के ये कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब पैसा यहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी होगी। तो जब पैसा यहाँ से बाहर जाने का मतलब क्या है, पैसा यहाँ से बाहर जाने का मतलब है जो फॉरेन करेंसी हमारे क्या आई थी वो वापस चली जाएगी। तो फॉरेन करेंसी का मतलब क्या, FII आया तो डॉलर हमारे यहाँ आया, डॉलर आया तो डॉलर हमारे का डिपॉजिट हमारे फॉरेक्स में हो गया। लेकिन जब ये वापस जाने लगेंगे तो जो उनका डॉलर है वो वापस ले लेंगे ना मार्केट से। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की लोग मांग कर रहे हैं भैया हमारा डॉलर वापस दो, हम जा रहे हैं, तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू, मतलब कि उसकी कहने की डिमांड बढ़ेगी। तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे रुपए की डिमांड कम हो जाएगी, तो फ्लक्चुएशन होगा, हमारे रुपए की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो फ्लक्चुएशन होगा किस वजह से, कैड के ज़्यादा होने की वजह से। इन्फ्लेशनरी कंसर्न भी हो सकते हैं। इन्फ्लेशनरी कंसर्न का मतलब क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन आ सकती है। बहुत बेसिक सी चीज़ है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब या तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो या तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो, तो डिमांड, चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगेगी। करंट अकाउंट डेफिशिएट कब होता है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं। तो जब हम चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा सामान आ जाएगा। जब बहुत सारा सामान आ जाएगा तो हो सकता है कि एक समय आ जाए जब हमें वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए कमी पड़ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन्फ्लेशनरी कंसर्न भी इसमें आ सकते हैं। अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है। तो इसके कुछ थ्रेट हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में भी इशू आ सकता है, एक्सचेंज रेट में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, इन्फ्लेशनरी कंसर्न भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है कैड, कैड क्यों होगा। सिंपल सी बात है, एक बेसिक सी चीज ध्यान रखिएगा, कैड होता है इंपोर्ट के ज्यादा होने से, एक्सपोर्ट के कम होने से। और इंपोर्ट ज्यादा क्यों होता है, अगेन इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड,
घरेलू डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरीके से इंक्रीज एनर्जी इंपोर्ट, गाड़ियां बहुत बन गई हैं, उनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो एनर्जी डिमांड भी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरी चीज़ है राइज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, वर्ल्ड में ही चीज़ों में महंगाई आ गई है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा कैड इंक्रीज कर जाता है। अब इन पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे, बहुत बेसिक से हैं, जिसके बारे में आप पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, मतलब कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है हम उसको कम कर देंगे, सिंपल बेसिक सी बात है। इन्वेस्टर का हमें कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, जो FII FDI आए थे उनका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा कि आप लोग घबराइए नहीं, कैड है लेकिन इतना है कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि न्यूज में बताया गया, क्यों न्यूज आई कि कैड कोई डिवास्टेटिंग नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, इसी वजह से आई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपने खर्चे और अपने एक्सपेंडिचर को बहुत बैलेंस लेके करना पड़ेगा, फ्रीबीज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर असर पड़ेगा। आई होप कि ये पहला वाला टॉपिक है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर स्विच करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूज में क्या है कि इस टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंसेस। स्टेट फाइनेंस को हमें स्ट्रेंथ करना है। क्या मतलब इसका? वजह यह है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो स्टेट होते हैं वो इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो इवन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बहुत ज़्यादा साफ थोड़ी ना है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो जब इलेक्शन आ रहा होता है तो बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे प्रॉमिस, ये कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फेंकम फेंकाई चलती है। अब ये उन्होंने कर तो दिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? कहां से दोगे पैसा भाई, कहां से आएगा? तो ऐसी वादे, ऐसी फ्रीबीज जो कि लोगों में, ऐसे वादे उन्होंने बोल दिए जो कि फ्री में लोगों को मिल जाएंगे। आपके 1000 यूनिट बिजली माफ हो जाएगी, इतना भाई 1000 बिजली मुफ्त में आपको दे दोगे तो भैया पैसा कहां से लाओगे? फिर जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाओगे। तो ऐसे चुनावों में किए गए वादे जिनको करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा और उधार लेना पड़ जाता है, इन फ्रीबीज को करने के लिए बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ जाता है। फ्रीबीज का मतलब क्या है? फ्री में ऐसे चुनावी वादे जो कि जनता को फ्री में मिलेंगे, वो फ्रीबीज करा रहे हैं। उनको कंप्लीट करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? डेट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। और जब उधार लेना पड़ेगा तो सरकार कहां से उधार लेगी? और ये हो रहा है। इसी वजह से पंजाब, महाराष्ट्र, ऐसी जगहों पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट आ गई है कि उनकी फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी बहुत सारी रिपोर्ट्स निर्मला सीतारमण जी ने भी बोली है, RBI ने भी बताई है कि इसको हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब मैटर ये है कि हम इससे अपने UPSC के लिए क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो इसमें हमको टॉपिक मिल गया स्टेट फाइनेंस के बारे में। हम इसके बारे में पता करते हैं कि स्टेट एग्जैक्टली फाइनेंस को उसको मिलता कहाँ से। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टेट को फाइनेंस मिलता कहाँ से। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में, जो कि आपका माइंड मैप बना हुआ है कि कहाँ कहाँ से मिलता है। कुछ जगह ऐसी होती है जो वो टैक्स रेवेन्यूज का होता है, मतलब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट खुद टैक्स लगाती है। कभी कभी बिना टैक्स लगाए भी कुछ जगहों से उनका रेवेन्यू आता है, और कुछ जगहों पर उनका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है। तो 3 इंपॉर्टेंट जगह है जहां से आपको पैसा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। खुद के टैक्स से मिलता, बिना टैक्स लगाए भी बहुत सारी चीज होती है जिससे उसको पैसा मिल रहा होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी उसको बहुत सारा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो देखने वाली है कि टैक्स, अब ये स्टेट के सरकार के टैक्स कौन होते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या आते हैं कि जैसे डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब कि कोई स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर, ध्यान रखिएगा ये वर्ड कम लिखा हुआ, PSC नहीं होगा बल्कि स्टेट ओन्ड, ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि स्टेट ओन्ड कर रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो सरकार के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उस पर जो प्रॉफिट वो बनाती है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। उस पर प्रॉफिट बनता है, डिविडेंड बनता है, उस पर पैसा मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पर डिविडेंड और प्रॉफिट में
डिफरेंस पता हो। प्रॉफिट डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, मतलब कि एक कोई कंपनी है, उसके मान लीजिए कि 10 शेयर होल्डर हैं, तो जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो इनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी वैल्यू बढ़ने पर भी पैसा कमाते हैं, वो उनका प्रॉफिट है। साथ ही साथ जो कंपनी है, कंपनी के भी तो अपने कुछ शेयर्स हैं, तो जब कंपनी को बेनिफिट होता है तो उस लाभ का जो बेनिफिट हुआ, उस लाभ का जब अंश अपने शेयर होल्डर के साथ कंपनी शेयर करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो प्रॉफिट और डिविडेंड में ये बेसिक सा फर्क हो रहा होता है। तीसरी चीज क्या होती है, ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। हमारा कंसर्न कुछ ना कुछ इसी के ऊपर है कि ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से होता है। ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला क्या है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब आपको पता होगा कि डिविजिबल पूल का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, डिविजिबल पूल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल जो फाइनेंस कमीशन जिसके ऊपर रिकमेंडेशन करता है कि भैया कितना परसेंट टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का किसको जाएगा। जैसा कि अभी अभी 15वीं फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर डिविजिबल पूल का कितना परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा और कितना परसेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। आई थिंक ये रेशियो है, थिंक नहीं 100% श्योर है, 41% स्टेट के पास जाएगा और 59% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब होता क्या है कि जब ये पैसा हो जाता है, ये डिवॉल्व मतलब कि स्टेट को भेज दिया जाता है, उसके बाद भी कभी कभी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, जो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से पैसा भेजा जाता है उसको हम लोग पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट का पोस्ट डिवोल्यूशन, ये वाला डिवोल्यूशन के बाद भी अगर उसके रेवेन्यू में कुछ डेफिसिट आ रहा है तो उसको भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पैसा सारे स्टेट को नहीं दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट है और अगर वो कुछ कंडीशन को फुलफिल करते तभी उनको दिया जाता है। अभी की कंडीशन में लगभग 17 स्टेट ऐसे हैं जिनको ये पैसा दिया जा रहा है, सारे स्टेट को नहीं दिया जाता, और इसके बारे में बात कहां की गई है, आर्टिकल 275 में। उसके बाद दूसरे तरीके का फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है वो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। डिस्क्रिशनरी ग्रांट जिसके बारे में आर्टिकल 282 के बारे में बोला गया है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा पैसा होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, अगेन सारी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता, कुछ ही स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट समझे कि हाँ इसको दिया जाना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट जिसके बारे में रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन नहीं करता है, जिसके बारे में रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन नहीं करता, फाइनेंस कमीशन पोस्ट डिवोल्यूशन के बारे में करता है, नेट डिविजिबल पूल के बारे में करता है, लेकिन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के बारे में रिकमेंडेशन वो नहीं करता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट में दिया गया पैसा आपके स्टैट्यूटरी ग्रांट्स से ज्यादा होता है। इट मींस यहां पर जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो उसकी रिकमेंडेशन पर दिया जाने वाला स्टेट्स को पैसा है वो कम है डिस्क्रिशनरी ग्रांट से। अब एक आपको और बहुत इंटरनल फैक्ट है कि अभी जो प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग में भेजा गया है, तो ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट पे फैसला कौन लेता है, तो जब ये प्लानिंग कमीशन थी तो प्लानिंग कमीशन इसके ऊपर डिसाइड करती थी कि कितना पैसा किसको दिया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आई होप कि चीजों को क्लियर होंगी, ये चीजें आपके अंदर हो रही हैं। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट वो ग्रांट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी विल एंड फैंसी के ऊपर अपने आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व कर रही होती है। और इसके बारे में रिकमेंडेशन जब प्लानिंग कमीशन था तो प्लानिंग कमीशन करता था, नीति आयोग अब इसके ऊपर रिकमेंडेशन नहीं करती है, अब ये कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन ही इससे रिलेटेड वर्क करता है। तीसरा है नेट डिविजिबल पूल। नेट डिविजिबल पूल के बारे में मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टैक्स को एक्वायर किया जाता है, तो जिस जगह पे उसको रखा गया उसको क्या बोला गया, सेंट्रल डिविजिबल पूल। और उस सेंट्रल डिविजिबल पूल का एक फ्रैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और एक दूसरा फ्रैक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। अभी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 59% है और स्टेट गवर्नमेंट को 41% दिया जाता है। और ये रिकमेंडेशन किसने की करता है, ये रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन। और इस समय फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन इस समय
चल रहा है। इन सब बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बात हो गई। तो कहने का मतलब है, अगर लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करूं तो लॉन्ग स्टोरी, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुनाव के समय पे जो फ्रीबीज दी जाती हैं उसको भरने के लिए कहां से पैसा आएगा? स्टेट गवर्नमेंट उधार लेती है, और जब उधार ले रही है तो उनकी वजह से उनकी जो फिस्कल परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब हो गई है, वो उधार में बहुत ज्यादा चले गए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके ऊपर कई तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं। अब यहां पर इस टॉपिक से हमको क्या जानना जरूरी था कि स्टेट का फाइनेंस कहां से होता है। तो स्टेट का फाइनेंस टैक्स रेवेन्यू से होता है, स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यू से होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा डिवॉल्व करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा पैसा डिवॉल्व करती है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि 3 मेजर तरीके जहां से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है। पहला तरीका क्या है? पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट, जिसके बारे में आर्टिकल 275 में बात की गई है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर्टिकल 282, और नेट डिविजिबल पूल आर्टिकल 280। ध्यान रखिएगा कि नेट डिविजिबल पूल के बाद ऊपर जो रिकमेंडेशन करता और पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर जो रिकमेंडेशन किया थी इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। डिस्क्रिशनरी ग्रांट के ऊपर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन नहीं करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब ये तो बात हो गई कि ये सब चीजें होती हैं, लेकिन स्टेट फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए किया क्या जा रहा है भाई? स्टेट फाइनेंस को कि भैया उनका फाइनेंस जो है वो कंट्रोल में रहे, क्या किया जा रहा है? तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप लिया गया है कि उनकी जो बोरोइंग लिमिट है उसको कम कर दिया जाए। क्या उनकी जो बोरिंग लिमिट है उसको कम कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, जब कोरोना आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई और बाकी सारे स्टेक होल्डर ने मिलकर जो इनकी जो बोरिंग लिमिट थी वो 5% थी, जिसको 2003, 22 और 23 में 3.5% कर दिया गया। इट मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ग्रॉस स्टेट जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितनी उस स्टेट की जीडीपी है उसका मात्र 3.5% 2022 और 2023 के फिस्कल ईयर के लिए वो उधार ले सकती है। जब कोरोना आया था तो इसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया था। अब ये अभी चेंज करके 3.5% पे लिया है। इसका मतलब क्या है कि जब ये लोग इतना ज्यादा उधार लेंगे नहीं तो ज्यादा फ्रीबीज होगी नहीं, इनके ऊपर बाउंडेशन लगा दो। फ्रीबीज का मतलब क्या है? ये उधार लेने के लिए फ्री थे, पहले 5% ले रहे थे, अब 3.5% कर दिया तो अब ले नहीं पाएंगे। अच्छी चीज है। दूसरी पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ बजट बोरिंग एज बोरिंग मेड बाय द स्टेट इटसेल्फ। ऑफ बजट बोरिंग के बारे में ऐसे बोरोइंग जो कि बजट में मेंशन ना हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ बजट बोरोइंग बोलते हैं। और यहां पे क्या लाइन लिखी हुई है कि इंक्लूजन ऑफ बजट बोरोइंग एज बोरोइंग्स मेड बाय द स्टेट इटसेल्फ। मतलब कि ये जो ऑफ बजट बोरिंग, देखिए होता क्या है कि जो बजट के द्वारा जैसे सरकार कितना उधार ले रही है या कितना उसके ऊपर खर्चा है, ये सब चीजों का वो बजट में अपना मेंशन करती है। लेकिन कुछ वो उधार जो आपके बजट में मेंशन नहीं किए जाते हैं और वो बाहर से ले लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? ऑफ बजट बोरोइंग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए क्या बोल दिया गया है कि जो स्टेट, अब यहां पे क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से भी कहती थी कि भैया तुम मेरे लिए उधार ले लो। तो होता क्या है कि ऑफ बजट बोरिंग सरकार नहीं लेती, सरकार अपने द्वारा एस्टैब्लिश की गई जो कंपनीज है उनके द्वारा उनसे उधार लेती है और फिर वो वाला पैसा वो अपने लिए यूज कर लेती है। तो अब ये क्या बोल दिया गया है कि पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कह देती, अब क्या होगा कि भैया स्टेट गवर्नमेंट खुद इसको मैनेज करेंगे, कि उनकी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है वो ही इसको इंकलकेट करेंगे, दूसरे तरीके से इसको मैनेज नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि वेज एंड मीड एडवांसेस को लोअर कर दिया गया। अभी क्या है वेज एंड मीड एडवांसेस क्या है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसको क्या कर दिया गया है कि इसको लोअर कर दिया गया। क्या लोअर हुआ है अभी हम आपको इसके आगे बारे में बताएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को पहले जो 50 दिन थी अब उसको 36 दिन कर दिया गया है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है इसके बारे में आपको जानने के लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी पर्सन जिसका एक करंट अकाउंट किसी बैंक में खुला हुआ है, कोई भी एक पर्सन जिसका कोई एक अकाउंट
करंट अकाउंट खुला हुआ है तो उस करंट अकाउंट के ऊपर वो कुछ दिनों के लिए, अगर उसमें बैलेंस जीरो भी हो तो कुछ दिनों के लिए वो उधार ले सकती है। इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। करंट अकाउंट पे जब जीरो अकाउंट हो तब उधार लिया जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट पहले कितने दिन के लिए था, 50 दिन के लिए, अब उसको कम करके 36 डेज के लिए कर दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, 50 दिन के लिए उनको ज्यादा समय मिल जाता था, अब 36 डेज है तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं लिमिट आई है। तीसरी चीज क्या है, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल असिस्टेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है स्पेशल असिस्टेंट के लिए स्टेट को दिया जा सकता है और 50 सालों के लिए दिया जा सकता है, लेकिन जो ये लोन होगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके जरिए से भी कर्विंग हो रही है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टेट अपने यहां कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को लागू करने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स और पावर सेक्टर रिफॉर्म, इनको करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसों की जरूरत है तो वो अपने जीएसडीपी का 1% ये उधार के रूप में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस लॉन्ग स्टोरी को हम शॉर्ट करें तो इनके स्टेट फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि उनकी जो बोरिंग लिमिट थी उसको 5% से कम करके कितना कर दिया गया, 3.5% कर दिया गया है। अब वो अपने जीएसडीपी का कितना परसेंट ले सकती हैं, मात्र 3.5। दूसरा, ऑफ बजट बोरिंग जो वो कभी कभी दूसरे मीन से भी यूज कर सकते हैं, अब टोटली उनको किस पे करनी पड़ेगी, स्टेट को इटसेल्फ करना पड़ेगा। तीसरा होता है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस को लोअर कर दिया गया है, इसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो 50 दिन थी अब उसको कम करके 36 दिन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर करंट अकाउंट में आपके जीरो बैलेंस भी है तब भी आप वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और उसकी भरपाई कितने दिन में करनी होगी, 36 दिन में। पहले कितनी थी, 50 दिनों में। उसके बाद स्पेशल असिस्टेंस के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है 50 सालों के लिए। ध्यान रखिएगा, ये लोन इंटरेस्ट फ्री होगा। और अगर कोई भी स्टेट अपने यहां वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म और पावर सेक्टर के रिफॉर्म करना चाहता है तो वो अपनी जीएसडीपी का कितना परसेंट ले सकता है, 1% ले सकता है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब आगे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वेज एंड मींस एडवांसेस। वेज एंड मींस एडवांसेस होते क्या है, ध्यान रखिएगा। ये फैसिलिटी 1997 में, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रही है कि 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब क्या होता है कि अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों, उनके रिसिप्ट में कुछ मिसमैच आता है, खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम थी, तो उस मिसमैच को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आरबीआई के तरफ से कुछ पैसा मिल जाता है इसको, तो हम लोग वेज एंड मींस एडवांसेस बोलते हैं। वेज एंड मींस एडवांसेस 1997 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें 3 महीने के लिए, ध्यान रखिएगा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कितने दिन के लिए अमाउंट मिलता है, 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इनको अमाउंट दिया जाता है। और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, एग्जिस्टिंग रेपो रेट ही लगता है। ध्यान रखिएगा, ये रेपो रेट हमेशा फिक्स नहीं है, कभी कभी इस रेपो रेट से ऊपर नीचे भी लिया जा सकता है। तो वेज एंड मींस एडवांसेस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाने वाला वो पैसा, आरबीआई के द्वारा वो पैसा है जो कि उनके खाते में मिसमैच हो जाए, इनकम और एक्सपेंडिचर में अगर मिसमैच हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए दिया जाता है। ये 3 महीने के लिए मैक्सिमम दिया जाता है। इसके ऊपर इंटरेस्ट जनरली रेपो रेट के ऊपर ही लग रहा होता है। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो WMA है, WMA इसका ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। अब यहां पर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि स्टेट स्पेसिफिक, अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपकी मैगजीन में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। स्टेट स्पेसिफिक 2 तरीके हैं जिसके जरिए से स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा ले सकती है। एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SDF, एक बोलते हैं SDF और दूसरा होता है WMA।
कभी कभी एसडीएफ को और डब्ल्यूएमए का ही पार्ट बोला जाता है, लेकिन स्टेट ऐसे ध्यान रखो कि स्टेट गवर्नमेंट दो तरीकों से आरबीआई से पैसा ले सकती है। पहला है एसडीएफ, दूसरा है डब्ल्यूएमए। एसडीएफ का मतलब क्या होता है? एसडीएफ का मतलब हो रहा है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ये आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसे का मिसमैच हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से अपने पास रखी हुई क्या सिक्योरिटी, अपने पास रखी हुई सिक्योरिटी को प्लेज करके कुछ दिनों के लिए उधार ले सकती है। और वो जो सिक्योरिटी रख प्लेज करके जब उधार लिया जाता है तो उसको हम लोग एसडीएफ बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लग रहा होगा वो नॉर्मल रेपो रेट से 1 पॉइंट कम होगा। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लग रहा होगा वो 1 पॉइंट रेपो रेट से कम होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जब एसडीएफ ये वाली लिमिट कोलेटरल उसके पास नहीं होता और वो चाहती है कि आरबीआई से उसको पैसा मिल जाए, तब वो क्या काम करती है? डब्ल्यूएमए के थ्रू उसको उधार मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एसडीएफ में क्या हो रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी को प्लेज करती है। यहां पर स्टेट को फायदा क्या होता है कि 1 पॉइंट कम आपको रेपो रेट के तहत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर डब्ल्यूएमए के ऊपर रहती है तो कहीं ना कहीं रेपो रेट के ऊपर ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डब्ल्यूएमए की लिमिट है स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। स्टेट टू स्टेट ये वैरी करती है। मतलब एक स्टेट को हो सकता है कुछ ज्यादा अमाउंट मिल जाए, दूसरे स्टेट को कम मिले। यहां पर भी कंडीशन है, बहुत सारी चीजें देखती है आरबीआई, तब इनको डब्ल्यूएमए के तहत उनको पैसा दिया जाता है। डब्ल्यूएमए के तहत पैसा देने के लिए इनको बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, उसके बाद इनको पैसा डिसबर्स किया जाता है। अब यहां पे पढ़ भी सकते हैं कि डिसाइडेड बाय कि देयर इज अ स्टेट वाइज लिमिट फॉर द फंड दैट कैन बी अवेल्ड वाया डब्ल्यूएमए डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई म्यूचुअली डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स सच एज टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिशिएंसी एंड फिस्कल पोजीशन ऑफ द स्टेट। फिस्कल पोजीशन ऑफ द स्टेट को देखने के बाद ही चीजें बताई जाती हैं, उसके बाद इनको डब्ल्यूएमए के तहत पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डब्ल्यूएमए के बारे में बात। अगर लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करूं, 1997 में इसको स्टार्ट किया गया। ये आरबीआई एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला पैसा है। कब दिया जाता है? जब उनके रिसिप्ट और पेमेंट पे कुछ मिसमैच होता है। कितने दिन के लिए दिया जाता है? 3 महीने के लिए दिया जाता है। इंटरेस्ट कितना लगता है? जितना इंटरेस्ट रेपो रेट होगा उतना ही इंटरेस्ट इनको लगता है। इसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक होके 2 तरीके के आपके तरीके होते हैं जिससे स्टेट पैसा निकाल लेती है। पहला तरीका क्या होता है? एसडीएफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि कोलेटरल, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट की कोलेटरल या सिक्योरिटीज रखी हुई है उसको प्लेज करके कुछ समय के लिए पैसा लिया जाता है और यहां पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो रेपो रेट से 1 पॉइंट कम होता है। और जब ये लिमिट खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके पास डब्ल्यूएमए बचता है, तो डब्ल्यूएमए के तहत आपको पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट टू स्टेट डब्ल्यूएमए की लिमिट डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की फिस्कल पोजीशन क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, एंड सो फोर्थ। आई होप कि चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एक टर्म और है जो कि आपको जानना जरूरी है, जो कि आपकी किताब में मेंशन है, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अब देखिए ये क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि जब कोई फ्यूचर इवेंट होने वाला हो और हुआ ना हो, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी के आधार पर उसके लिए पैसा अलग से रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक इंश्योरेंस में क्या है? इंश्योरेंस में आप पैसा जमा कर रहे हो, इंश्योरेंस का पैसा आपको तब कब डिस्बर्स होगा जब आपके साथ खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा, ईश्वर ना करे कि आपके साथ कुछ गलत होगा, तभी तो पैसा डिस्बर्स होगा। तो इस तरह की लायबिलिटीज जो होती हैं कि भैया हमें प्रीमियम देना ही है, किस लिए देना है? कि फ्यूचर में कहीं हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारा मुरा ना जाए। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए जब हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी आती है जिसको हमें सम अप करना होता है, उसको हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटीज बोल रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छी सी क्रोनोलॉजी मेंशन की है और बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद इस क्रोनोलॉजी को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बोला है
कि भैया ऐसा है कि जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनके द्वारा मार्केट से जो पैसा लिया जाता है वो FRBM लिमिट के तहत होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूज़ है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत पैसा ले और बजट बोरिंग करवाती है, तो वो जो बोरिंग है उसको FRBM के तहत हमें मेंशन करना चाहिए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला। और ठीक है, अच्छी बात भी है। अब ध्यान रखिए होता क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये क्या होता है। दूसरी चीज़, बोरोइंग की रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट, बोरोइंग के रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन क्या है आपस में। एक आर्टिकल है जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना, वो ये है आर्टिकल 293(3). इसमें क्या लिखा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो कितना उधार लेने जा रही है, अगर उसका आउटस्टैंडिंग लोन जो अभी चल रहा है वो एक लिमिट को क्रॉस कर चुका हो। फिर से मैं बोलता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि अगर वो कोई नया लोन या उधार लेने जा रही है, जबकि उसका कोई आउटस्टैंडिंग या कि अभी कोई एक लोन पुराना वाला बाकी चल रहा हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आर्टिकल 293(3) के तहत होता है। इससे होगा क्या, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना पावर बना कर रखती है, कहीं ये लोग डिफॉल्ट ना कर जाएं। इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, आर्टिकल 293 को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद दो चीज़ें, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 2003 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था कि हमें फिस्कल कंसोलिडेशन और हमारी जो फिस्कल स्थिति है उसको बहुत अच्छा कर लेना है, फिस्कल जो स्टेटस उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेना है। अब हुआ क्या, क्या क्या इसने किया, इसने कई तरीके के टारगेट फिक्स किए थे। जैसा कि इसने बोला था कि भैया फिस्कल डेफिसिट का एक टारगेट होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट का एक टारगेट होना चाहिए, डेट टू GDP रेशियो का एक टारगेट होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में पता होगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में पता होगा, डेट टू GDP रेशियो आपको पता होना चाहिए कि कितना % कोई भी सरकार अपनी GDP का उधार के रूप में ले सकती है। ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ध्यान रखिएगा कि जो FRBM एक्ट आया था 2003 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आया था, लेकिन 12वीं फाइनेंस कमीशन के बाद, 12th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद इसको हर एक स्टेट ने अपने यहाँ लागू कर लिया है। तो अभी FRBM एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खुद का है और इसी तरीके से FRBM एक्ट हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का भी है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, FRBM एक्ट में 4 तरीके के स्टेटमेंट, इस एक्ट के तहत जब भी बजट पेश किया जाएगा तो 4 तरीके के मेन डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में रखने पड़ते हैं। वो 4 डॉक्यूमेंट कौन से हैं, याद होने चाहिए ये सारी चीज़ें, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। इन सारी चीज़ों को क्लास में ऑफलाइन बताया जा चुका है, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो इनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया जाए ताकि उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसके लिए एक सेपरेट वैल्यू बना दी जाए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट था, चूँकि ज़रूरतें बदल गई, 2003 का एक्ट था, इसमें कुछ चेंजेस लाने की बात हो रही थी, तो इस चेंजेस को लाने के लिए कुछ समय के बाद FRBM रिव्यू कमेटी भी गठित की गई। FRBM रिव्यू कमेटी भी गठित की गई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस साल गठित की गई है FRBM रिव्यू कमेटी, बस जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे, और इन्हीं ने कुछ टारगेट रखे थे। ध्यान रखिएगा, ये याद होना चाहिए पूरा सेगमेंट। इन्हीं ने टारगेट रखा था कि भैया फिस्कल डेफिसिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 25%, 2.5% हो जाना चाहिए 31 मार्च 2023 तक। देख को तो नहीं लग रहा भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरा, रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% हो जाना चाहिए 31 मार्च 2023 तक। लेट्स सी 2023 तो भाई चल ही रहा है, 31 मार्च भी आने ही वाली है। ठीक है, देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई थिंक ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। उसके बाद डेट टू GDP रेशियो ये 60% होना चाहिए। एक्यूमुलेटिव मतलब कि
60% इंडिया का होना चाहिए, जिसमें से 40% स्टेट का होगा, 20% 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी जीडीपी का 40% हिस्सा उधार के रूप में ले सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ की जीडीपी का मात्र 20% ही उधार के रूप में टोटल इतना अमाउंट एक्यूमुलेटिव वे में उधार ले सकती है। इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या मैं इंडिया का बोलूं तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो चल रहा है वो लगभग 90% है, 90%, जिसमें से 60% किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 30% स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब टोटल कितना होना चाहिए था, 60, वो तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका डेटा ऊपर नीचे हुआ करता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। 60% अप्रॉक्सीमेट में मैं बोल रहा हूँ, इसका एक बार डेटा जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर ये बात होगी, फार्मिंग रिव्यू कमेटी के बारे में बात हो गई। और जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन की थी कि टोटल जीएसडीपी का कितना परसेंट अमाउंट ये उधार ले सकते हैं। 5% था, जिसको कब कम कर दिया गया, 3.5%। इसका एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं नेट सीलिंग बोरोइंग, कि इतना ही बोरो आप कर सकते हो, नेट सीलिंग बोरोइंग। इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दिस द नॉर्मल बोरोइंग सीलिंग ऑफ ईच स्टेट इज फिक्स्ड बाय यूनियन। कौन फिक्स करता है? यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करती है हर एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने पर। और ये कितनी कर दी गई है? 2022-23 फिजिकल ईयर के लिए कितनी कर दी गई है? 3.5%। इट मीन्स कि एक स्टेट गवर्नमेंट कितना उधार लेगी ये यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, और वो 3.5% है जीएसडीपी का। बात समझ में आ रही है? जीएसडीपी का 3.5% है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट थे जो कि आपके स्टेट फाइनेंस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत है। ध्यान में बस ये रखना है कि एक न्यूज़ के तहत ये बोला गया था, निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई उधार ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट कोई उधार ले रही है, तो अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उसको अब एफआरबीएम के तहत उसको लेना पड़ेगा, और एफआरबीएम के तहत उसको सब काउंट किया जाएगा। ये न्यूज़ में था। अब उसमें हमको क्या जानना ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में टैक्स के संबंध में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमने आर्टिकल 293 को देखा। उसके बाद हमने एफआरबीएम एक्ट के बारे में हमने कुछ बातें की, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी के बारे में भी बात की, और नेट बोरिंग सीलिंग के बारे में भी हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग। अगेन महाबकवास टॉपिक है, कुछ भी इसमें ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको पता ना हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था और इसके ज़रिए से कौन कौन सी चीज़ें वर्किंग में आई थी। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर समझ में आई होंगी। ये वाली वीडियो मैं सिर्फ अभी यहीं तक रख रहा हूँ, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं तुरंत अपलोड कर दूँगा, बिकॉज मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर देख रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज इट इज़ वेरी न्यू फॉर मी। मैं हमेशा बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये वीडियो देखता हूँ, इसकी जैसी परफॉर्मेंस अच्छी है उसी के आधार पर हम आने वाली वीडियो रेगुलर बेसिस को डालते रहेंगे। जो चीज़ें बताई गई हैं उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। नहीं समझ में आई है मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर करिएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक जूम क्लास भी ऑर्गेनाइज़ करूँगा, जिसके लिए आप लोगों के सारे डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अगेन हम लोग को फोकस क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आउटकम हम लोग यहाँ से निकाल सकें। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और लगे रहो लेजेंड्स।